नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से चार धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफर बहुत कम समय का हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफर है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से चार धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफर बहुत कम समय का हो जाएगा। तो वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने विशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक गई विशाल यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा व्यापार मंडल और अन्य यूनियनों के लोग भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कॉरिडोर के जरिए धर्म नगरी हरिद्वार का स्वरूप बदलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। तो वहीं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने योजना की डीपीआर तैयार कर ली है, लेकिन निकाय चुनावों के चलते सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। सरकार अगर डीपीआर सार्वजनिक नहीं करती तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। भगवान शिव की ये धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई हैं। उस धरती को जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग, हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं? हमको इसको लंदन नहीं बनाना है, हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। इसमें सभी व्यापार संघ के लोग हैं, हमारे वकील लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसमें होटल एसोसिएशन के लोग सम्मिलित हैं, इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित हैं, रेडी पटरी सभी लोग, टैक्सी इवन वो लोग सब लोग हैं, धर्मशाला के लोग इसमें हैं। जो भी इस योजना से प्रभावित होने की जिनको आशंका है, स्थानीय निवासी हैं, उन सबका सहयोग इस योजना में मिल रहा है और हमारा साफ कहना है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो वो भूख, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ होती है। अगर हमारे साथ स्थानीय निवासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ ये भूखमरी की कगार पे अगर हम लोग आएंगे, हमारे साथ बेरोजगारी से उत्पन्न होगी और अगर हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अन्याय होगा तो निश्चित रूप से क्रांति का रूप लेगी और बड़ी क्रांति का रूप लेगी। सरकार से मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करें। हमारी साफ आरोप है कि कॉरिडोर की डीपीआर बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको चुनावों को देखते हुए टालना चाहती है। जो भी तो उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर महापंचायतें हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला
बनाकर माहौल खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया। ये कदम उच्च न्यायालय के आदेशों और सरकार के ही हलफनामे का उल्लंघन है। उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। देखिए, आज तो वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं। काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कासमी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। उन्होंने कहा, जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया और आम जनता से अपील करता हूं कि अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो तुरंत हमें सूचित करें। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सरकार पारदर्शिता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के नाम आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊं क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, हम जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय परियोजनाओं से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तरक्की की राह तैयार हो रही है। इसमें केंद्रीय निवेश विकास की धुरी बनेगा और जनपद में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय परियोजना में तेजी आई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पोंटा पल्लुपुर हाईवे सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए। डीएम ने हाईवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर जोर दिया ताकि जनपद में विकास को नई दिशा दी जा सके। डीएम ने मौके पर ही विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है। वहीं उत्तराखंड में अफसरों के तबादले की रेल तेजी से चल रही है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। लगातार हो रहे तबादलों को इससे भी जोड़ा जा रहा है। तबादलों के क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। पुलिस लाइन से एसआई आशीष भट्ट को कोतवाली लक्सर, राजीव उनियाल को कोतवाली रुड़की, राम बहादुर को कोतवाली मंगलोर और कोतवाली नगर से नरेंद्र रावत को यातायात कार्यालय हरिद्वार भेजा गया। इसके अलावा एएसआई राकेश का 4 अक्टूबर को थाना बहादुराबाद से कोतवाली रुड़की किए गए ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में एसएसपी के जनसंपर्क अधिकारी विपिन चंद्र पाठक ने जानकारी साझा की।
तो वहीं प्रयागराज में होने जा रही महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की। संस्था का उद्देश्य है कि महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बुढ़ाकोटी, राम रतन रतूड़ी, दिनेश भिष्ट और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस वार्ता की। हेमंत गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए संस्था देश भर में स्टील की थाली और जूट के थैले एकत्रित करने की मुहिम चला रही है। ऋषिकेश से अब तक की बात की जाए तो 5000 थाली और थैले एकत्रित किए गए हैं, जबकि पूरे देश से अब तक 10 लाख के करीब ये सामग्री एकत्रित हो गई है। 5 दिसंबर तक ये सारी थाली और थैले महाकुंभ मेले में ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज दिए जाएंगे। हर घर कुंभ, घर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें। को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, ये थैले जो यहाँ से एकत्र किए जाएंगे, ये एकत्र करके 100 के बंडल बना करके हमारे विभाग स्तर पर एकत्र करके और फिर इसको प्रयागराज भेजा जाएगा और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको ये खाना खिलाने के काम और अपने कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह रखने के काम आएंगे ये थैले। यहाँ से हम लोग अभी 2100 का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें सहयोग और लोगों का वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है हमारा लक्ष्य हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या तो वहीं मनसा देवी और चंडी देवी आने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रोपवे सेवा को लेकर श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ सकता है। बता दें कि वार्षिक मेंटेनेंस के कारण मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर रोपवे का संचालन क्रमवार एक पखवाड़े तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी उषा प्रेकरो की ओर से जारी सूचना के आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। तो वहीं 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद रहेगा। बता दें कि वार्षिक बंदी के दौरान रोपवे बंद होने के कारण लगभग प्रतिदिन 2 से 6,000 यात्री तक प्रभावित होते हैं। इसमें उन यात्रियों को माता के दर्शन नहीं हो पाते जो चलने में असहाय हैं। एक और पहाड़ी जिलों में गुलदार आतंक मचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में जंगली गजराज आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद और जमालपुर कला क्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड अचानक कॉलोनी में घुस आया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों में डर का माहौल बना। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। वन मंत्री ने फेंसिंग और दीवार निर्माण के लिए बजट जल्द जारी करने और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं सिविल अस्पताल रुड़की में क्यूआर कोड से अब मरीज अपना पर्चा बनवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे किया जा सकता है, जिससे मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो वहीं सीएमएस का कहना है कि इसके लिए अलग से काउंटर भी बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीएमएस का कहना है कि इसके बाद पैथोलॉजी लैब में इसको लगाया जाएगा। मरीजों के पास लंबे समय तक रिपोर्ट सुरक्षित रहेगी। इससे डॉक्टरों और मरीजों के बीच बीमारियों का पता लगाना आसान भी होगा। मरीजों को फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो अगर उनके पास आभा आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो आएंगे, हमारा सिस्टम पे जाके स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही उनको टोकन मिल जाएगा और उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो हम जनता की परेशानी को देखते हुए लगातार चिकित्सालय प्रशासन जो है, हम लोग इस संबंध में काम कर रहे हैं कि मरीज को कम से कम लाइन में लगना पड़े। तो और जो सिस्टम हम लोगों ने चालू करा है, ये उत्तराखंड में केवल 3 या 4 जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, एम्स, दून, अल्मोड़ा में और हमारे यहाँ। तो बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन का ये भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही हम लोग अगले हफ्ते में ही, जहाँ तक उम्मीद है, कि हम लैब को भी इससे जोड़ देंगे। तो पूरी रिपोर्ट मरीज को उसी दिन शाम को 5 बजे तक मरीज को उसके मोबाइल में मिल जाएगा। आभा आईडी इसमें जरूरी है। आभा आईडी का ही सबसे मेन रोल है। भारत सरकार जो
डिजिटल भारत आयुष मिशन जो चलाया जा रहा है, तो उससे सरकार भी चाह रही है कि सबकी रिपोर्टें, कितनी बार मरीज दिखाना आया है, उसको क्या दवाइयाँ चली हैं, वो सब सिस्टम में अपना सेव हो, जिससे कि मरीज को कभी भी जरूरत पड़े या किसी चिकित्सक को जरूरत पड़ रही है कि इस मरीज का डाटा क्या रहा है पूर्व में, वो सब वहाँ पर डिस्क्लोज हो जाए। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बरसात के 2 महीने बाद भी रामनगर मरचूला एनएच की हालत जस की तस बनी हुई है। यात्रियों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द मरम्मत होगी, लेकिन विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के द्वारा पल्ला झाड़ लिया हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने विभाग से जल्द मरम्मत की मांग की है। सहायक अभियंता ने बताया कि परियाली गंधेरे की मरम्मत के लिए एफडीआर में एस्टीमेट भेजा गया। एस्टीमेट को जल्द स्वीकृति मिलने के आसार हैं। स्वीकृति मिलने के बाद मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। और मैं रिखड़ी काल से आ रहा हूँ। अभी ये गदेरा ये मुहान के नाले में है इस टाइम, और कई सालों से ये प्रकरण चल के आ रहा है, लेकिन ये गदेरे अभी तक भी नहीं सुधरे हैं। बहुत बड़े बड़े हादसा हो रखे हैं। परसों मरचूला कांड सब आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आदमी वहाँ पे, हमारे उत्तराखंड के कितने आदमी मरे हैं वहाँ पे, फिर भी किसी का जोर शोर नहीं है यहाँ पे। ये गदेरे मदेरे नाले वगैरह वगैरह सारे बेकार हैं। तो इस चीज़ को कम से कम 13-14 साल से यहाँ पे यही गड्ढे देख रहा हूँ। अर्जियत आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग इस तरह से सोई हुई है कि अपने काम चलाने से मतलब हो रखा है, जबकि लगातार यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये आप सामने देख रहे होंगे कि इस पनियाली नाले में आए दिन कहीं ना कहीं जान माल का खतरा बना हुआ रहता है। लोग घंटों घंटों तक अपने बदहाल स्थिति में यहाँ से रामनगर की ओर जाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि ये पहाड़ का एकमात्र ऐसा राजमार्ग है जिसमें हमारा सभी मार्केटिंग से लेके दुख सुख से लेके सभी चीज़ें इसी रोड से लगी हुई रहती हैं, लेकिन इस पर कोई कहीं पर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सड़क किनारे गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों और शहर चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इस दौरान खुले में शराब पीने वाले 2265 लोगों का चालान किया गया। 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर सभी 145 वाहनों को सीज भी किया गया है। तो वहीं हरिद्वार के एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह ढोबा के निर्देश पर जिले भर में सत्यापन अभियान लगातार जारी है। अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। हरिद्वार के थाना सिटकुल, कनखल, रानीपुर, पुक्कावाला और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीमों द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान किराएदारों, बाहरी व्यक्तियों और अन्य संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस द्वारा घर घर जाकर जांच की जा रही है और स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील भी की जा रही है। एसएसपी डोभाल ने बताया कि सत्यापन अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि जिले में किसी भी आपराधिक गतिविधि को पनपने से पहले रोका जा सके। नागरिकों से अपील की कि वे पुलिस को सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत जानकारी साझा करें। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में स्थित हंग टॉयज एंड टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी प्रबंधक ने दबंगों द्वारा जबरन कंपनी का स्क्रैप उठाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि 22 नवंबर को स्क्रैप उठाने के लिए उनकी कंपनी द्वारा 2 करोड़ 36 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा जो पेमेंट करनी थी वह नहीं की गई और 66 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने बताया कि ये दबंग लोग हैं, लगातार डर का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर कंपनी की ओर से पुलिस को तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला ये है सर कि मैं हनुंग टॉयज में असिस्टेंट मैनेजर एडमिन के पद पे कार्य करता हूँ। मुझे यहाँ हमारी कंपनी ने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, स्क्रैप सेल किया हुआ था हमने। तो वो डील लमसम में हुई है।
मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वेंडर्स क्या है कि एग्रीमेंट को ब्रीच करते हुए यहाँ से माल निकाल रहे थे 23 तारीख की रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास, जो पुलिस की मदद से हमारा माल वापस हुआ। तो उसके बाद हम यही चाह रहे हैं कि वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे गार्ड्स को धमकाते हैं। आज हमारे गार्ड वहाँ पे नौकरी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि भाई हम इस डर के माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। तो हम पुलिस से मदद चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी कंप्लेन तो लॉन्च की जाए। हमारी भाई आदमी क्या चाहता है, किसी भी क्षेत्र में उसका प्रशासन ही एक सभी लोगों को संयम से तरीके से चलने के लिए मजबूर करता है कि सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो वही हम चाहते हैं। नासिर जी की गाड़ी अंदर आनी अलाउड नहीं थी, उनकी गाड़ी आई, हमने साहब को इन्फॉर्मेशन किया, उन्होंने मना कर दी। उसके बाद वहाँ एकदम पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी ने ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी अंदर कराई और माल की गाड़ी अंदर लोड कराई। जी सर, ये जी फिर काफ़ी पुलिस चली गई थी यहाँ से। तो क्या पुलिस के कहने पर गाड़ी अंदर कराई गई। अब भीड़ हुई है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा क्या मामला, अब तो सब चले गए यहाँ से। तो पुलिस के आगे हम सर क्या कर सकें? नहीं अब सर जी सर यही है, उनके सामने भी हो रहा है काम। जी सर। तो कितना लोग हम अंदर नहीं गए, जैसे बता नहीं सकते, हमारी ड्यूटी मेन गेट पर ही है, अंदर जाना भी मना कर रखा है। कितनी? आज तो कोई गाड़ी बाहर नहीं गई सर, पहले तो इनकी जाती रहती थी। तो वहीं लाल कुआं में फिर मां की ममता शर्मसार हुई, जहां किसी ने अपने नवजात बच्चे का शव नहर में फेंक दिया। सुबह खेतों में सिंचाई करते समय नहर में लोगों ने एक नवजात का शव देखा, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। नवजात का शव सिंचाई नहर में पड़ा हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला कि नवजात बालक पूर्ण रूप से विकसित है और उसको कपड़े में लपेटकर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।